सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, आज की क्लास में अपन एक कॉमन बिंदु लेते हैं जो अब की बार जो कक्षा 11 का NCERT का सिलेबस आया है, उस सिलेबस में कक्षा 11 के लिए भी है और आपके कक्षा 12 के सिलेबस में भी वो टॉपिक है। यहाँ देखिए बेटा, जो 3 बिंदु दिए हुए हैं अपने सिलेबस में, व्याकरण, लिपि और भाषा। कक्षा 11 के सिलेबस में व्याकरण और भाषा से संबंधित विस्तार से दिया हुआ है, जिसमें राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है और इनके भाषा के स्वरूप भी हैं। तो उसके बारे में अपन ने जब भाषा की क्लास होगी कल तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन ने व्याकरण के बारे में चर्चा करते हैं। आज की जो क्लास है अपनी, वो है व्याकरण विषय को लेकर के। आपके सिलेबस में यहाँ से हालांकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है। 1 का तो आएगा ही आएगा, लेकिन एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वो 2 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है। तो उस पर चर्चा करें। देखिए बेटा, व्याकरण शब्द, ये जो व्याकरण शब्द है, इस व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। उत्पत्ति को छोड़ो, एक बार अपन इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं, एक बार इसकी रचना देखते हैं कि इस व्याकरण शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। देखिए बेटा, व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट प्रत्यय से हुई है। वी यहां उपसर्ग है, आ यहां उपसर्ग है, क्री यहां धातु है, ल्यूट यहां प्रत्यय है। ये संस्कृत का प्रत्यय है। यदि आप हिंदी में देखेंगे तो अनप्रत्यय हो जाएगा। अब आपने इस शब्द को देखा है कि यह किस प्रकार से बना है, इसकी रचना किस प्रकार से हुई है। तो वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्यूट, इन सबके मेल से व्याकरण शब्द बना है। इस व्याकरण शब्द का जो अर्थ है वह होता है विवेचन करना, या विश्लेषण करना। यानी कि किसी बिंदु का गहन अध्ययन करना, उसकी उत्पत्ति तक पहुंचना और उसका जो शब्द भंडार है वहां तक पहुंचना, इसका अर्थ होता है। ये तो हुई बेटा इसकी रचना, कि व्याकरण शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। अब अपन आगे चर्चा करें इस पर, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है व्याकरण की। मैं यहां पर एक छोटा सा के सूत्र लिखता हूं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति
व्याकरणम। व्याकरणम। देखिए बेटा, इस सूत्र के अनुसार व्याकरण क्या है? व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। किस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में, शब्द की व्युत्पत्ति, और व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है बेटा? रचना, कि शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है। तो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बताने वाले जो तथ्य होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, उन्हीं ग्रंथों को अपन क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। परिभाषा अपन दे सकते हैं, छोटी भी लिख सकते हैं, बड़ी भी परिभाषा अपन दे देंगे। तो परिभाषा में क्या है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जो शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द की व्युत्पत्ति यानी रचना, शब्द की व्युत्पत्ति यानी शब्द की रचना का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र लिख दो, ग्रंथ लिख दो। व्याकरण वह शास्त्र है जो एक शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में ज्ञान कराता है, एक शब्द की रचना के बारे में ज्ञान कराता है। उसी को क्या कहते हैं अपन? उसी को अपन व्याकरण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा लिखूं, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो दृष्टांतों के आधार पर ज्ञान कराता है या ज्ञान प्रदान करता है। अब यहां देखिए, दृष्टांत क्या है बेटा? दृष्टांत उदाहरण। दृष्टांत क्या है? उदाहरण है, कि जो उदाहरणों के माध्यम से, जो दृष्टांतों के माध्यम से ज्ञान करवाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को अपन व्याकरण कहते हैं। मैं एक साहित्यिक परिभाषा दे दूं, यहां पर व्याकरण की एक साहित्यिक परिभाषा लिख रहा हूं कि व्याकरण वह शब्दानुशासन है, व्याकरण वह शब्दानुशासन है, व्याकरण वह शब्दानुशासन ग्रंथ है जिसमें शब्दानुशासन ग्रंथ है जिसमें भाषा को विशुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, भाषा को विशुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखा जाता है। देखो, व्याकरण वह शब्दानुशासन, शब्दों को अनुशासन में रखने वाला ग्रंथ, शब्दों को अनुशासन में रखने वाला ग्रंथ है जिसमें
भाषा को विशुद्ध रूप से लिखना सीखा जाता है, उसे पढ़ना सीखा जाता है और उसे बोलना सीखा जाता है, वह ग्रंथ क्या कहलाता है? वह ग्रंथ ही व्याकरण कहलाता है। वह ग्रंथ क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब अपन देखते हैं व्याकरण के अंग। यहां से प्रश्न आता है बेटा, या तो परिभाषा से आएगा, तो परिभाषा में कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है शब्द विचार, वाक्य विचार। कितने अंग होते हैं बेटा व्याकरण के? 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन से होते हैं? ध्यान से पढ़ना, यहां से प्रश्न आता है, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्जाम हो। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कितने अंग हुए? 4 अंग। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 4 अंग मोस्ट। यहां से पक्का प्रश्न मान लेना। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण क्या है बताइए? वर्ण क्या है? देखिए बेटा, व्याकरण की सबसे लघुतम इकाई, किसी भी भाषा की, व्याकरण क्या? भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम इकाई जिसे आगे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे खंडित नहीं किया जा सकता। व्याकरण कहलाते हैं, वर्ण कहलाता है। किसे कहते हैं? वर्ण। यानी किसी भी भाषा की जो लघुतम इकाई है, लघु प्लस उत्तम, लघुतम यानी छोटी से छोटी इकाई, जिसको आगे जाकर के खंडित नहीं किया जा सकता, आगे जाकर के उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाती है। जैसे ए है, के है, खे है, गे, चे, ते, ये क्या है? सब ये वर्ण हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं, ये वर्ण कितने होते हैं? वर्ण को मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, यहां से अपना कोई प्रश्न नहीं आएगा। हालांकि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन अपन यहीं तक पढ़ेंगे कि कितने होते हैं। वर्ण 2 होते हैं। और व्याकरण की सबसे लघुतम इकाई क्या कहलाती है? व्याकरण की सबसे लघुतम इकाई ही वर्ण कहलाती है। दूसरा जो अंग है वह है शब्द। दूसरा क्या है? शब्द विचार।
क्या है? शब्द विचार। देखिए बेटा, शब्द क्या है? दो या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, दो या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को दो या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या अधिक वर्णों के सार्थक, तो सार्थक क्या है? यानी वर्णों का वह मेल जिसका कोई अर्थ हो, वर्णों का वह मेल जिस समूह का कोई क्या किया जाता हो, कोई उसका अर्थ निकले, अर्थ प्रकट हो, उसी को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब देखिए बेटा, शब्दों का यदि अपन वर्गीकरण करेंगे तो शब्दों को कई भागों में बांट सकते हैं। शब्द को कई भागों में बांटते हैं। शब्दों का विभाजन चार आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ज्यादातर अपन उत्पत्ति इनके बारे में पढ़ते हैं, वो बात की बात है, अपन आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो यहां पर मुख्य रूप से प्रश्न आएगा अंगों से कि शब्द विचार क्या होता है। तो दो या अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। और इसका विवेचन, शब्द की उत्पत्ति इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शब्द की रचना के बारे में, शब्द के जन्म के बारे में, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगला अपना जो अंग है वो तीसरा अंग है और वह है पद विचार। पद, देखिए बेटा, आपने अभी शब्द पढ़ा है। शब्द क्या पढ़ा कि दो या अधिक वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा? शब्द। यानी कि जब वर्णों का सार्थक वर्ण समूह जब तक अकेला लिखा जाता है, जब तक अकेला होता है तो वह शब्द कहलाता है। और यदि वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यदि सार्थक वर्ण समूह को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। और यदि सार्थक वर्ण समूह अकेला प्रयुक्त होता है, उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता, तो वह शब्द कहलाता है। जब किसी भी शब्द, जैसे राम है, गाय है, घोड़ा है, ये क्या है? शब्द हैं। लेकिन मैं लिखूं राम ईमानदार लड़का है, तो यहां राम क्या है? यहां राम पद है। घोड़ा क्या है? यहां घोड़ा शब्द है। यहां राम क्या है? यहां शब्द है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहां घोड़ा क्या है? यहां पद है। और यहां राम क्या है? यहां राम शब्द है। आ रही है बात? तो जब कोई भी वर्ण समूह है, सार्थक वर्ण समूह है, अकेला प्रयुक्त होता है, तब तक तो वह शब्द होता है। और जब उसी शब्द को अपन वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अब चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार,
अब वाक्य क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब दो या अधिक सार्थक दो या अधिक शब्दों के दो या अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को दो या अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दो या अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, एक सार्थक तो आप जानते हैं कि शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए, शब्द का कोई उचित अर्थ होगा तभी वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। और व्यवस्थित क्या होता है? देखिए बेटा, कोई सी भी लैंग्वेज क्यों नहीं हो, चाहे वह अंग्रेजी है, चाहे वह संस्कृत है, चाहे वह हिंदी है, उसमें जो वाक्य होता है उसमें शब्दों का क्रम होता है कि कहां कौन सा शब्द आएगा। जैसे यहां पर हिंदी भाषा की चर्चा करें तो वाक्य लिख रहा हूं मैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तकें पढ़ता है। तो यहां पर देखिए, हिंदी में जो क्रम व्यवस्था होती है शब्दों की, हिंदी में वाक्य में शब्दों की क्रम व्यवस्था, शब्दों की क्रम व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी और क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। ये एक व्यवस्थित क्रम है। ये क्या है? एक व्यवस्थित क्रम है। राम क्या है यहाँ? राम यहाँ कर्ता है। पुस्तक क्या है यहाँ? पुस्तक एक कर्म है। पढ़ता क्या है यहाँ? एक क्रिया है। क्या बन गया? बताइए। वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। तो बेटा, ये व्याकरण के 4 अंग होते हैं। एक बार रिपीट कीजिए। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति वी प्लस आ प्लस क्री प्लस ल्युट यानी अन प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ होता है विवेचन करना या विश्लेषण करना। आपको मैंने परिभाषा में बताया है कि व्याकरण वह शब्दानुशासन ग्रंथ है जिसके माध्यम से किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सीखा जाता है। अर्थात दृष्टांतों के आधार पर ज्ञान प्रदान करने वाला जो ग्रंथ होता है, दृष्टांतों के आधार पर शिक्षा प्रदान करने वाला, ज्ञान कराने वाला, शब्द की उत्पत्ति बताने वाला जो ग्रंथ होता है, वह क्या कहलाता है? वह व्याकरण कहलाता है। अर्थात किसी भी भाषा के व्यवस्थित क्रम की रचना करने वाला जो ग्रंथ है वह क्या है? व्याकरण है। फिर आपने देखा व्याकरण के अंग, तो बताइए व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, जिसमें वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये 4 अंग होते हैं। यहां से प्रश्न अवश्य आता है, या तो परिभाषा आएगी या फिर इसके अंगों के बारे में आएगी। तो ये था अपना व्याकरण बिंदु। आगे की क्लास में अपन लिपि या भाषा में से कोई सा भी ले लेंगे और उसके बारे में ध्यान रखिए। ये दोनों क्लासों में है, आपके कक्षा 11 के लिए भी है, कक्षा 12 के लिए भी है। अब का जो एनसीईआरटी का सिलेबस आया है कक्षा 11 के लिए, उसमें व्याकरण के बारे में और भाषा के बारे में खूब अच्छी तरह से बताया गया है।
इसके सारे स्वरूपों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सारे स्वरूप बताए गए हैं भाषा के। तो इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।